तो हमने क्या था CRE 1 में जो हमने बात की थी वो अपन ने बात की थी आइडियल रिएक्टर की। मतलब जो भी हमने सब फॉर्मूले पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो भी सब देखा था वो सब था आइडियल रिएक्टर के लिए। लेकिन CRE 2 में हम नॉन आइडियलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द मतलब कौन कौन सी चीज़ें अपन को आइडियल फ्लो से डेविएट करती है। अब मान लिया कि जैसे नॉन आइडियलिटी किस चीज़ के चक्कर में आएगी। अब मान लो कि चैनलिंग ऑफ फ्लूइड हो गया और स्टैग्नेंट्स रीजन के चक्कर में हो गया वेसल में। मतलब हुआ क्या कि अब क्या होता है कि जो अब मान लो कि मेरा कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया, लार्ज पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल है इसके अंदर। तो लार्ज पार्टिकल में क्या होता है कि जो अपने वॉल के नियर का स्पेस होता है, मतलब जो भी वॉल के जैसे ये वाला साइड वाला पोर्शन है वो खाली रह जाता है। जब लार्जर पार्टिकल होते हैं तो लार्जर स्पेस रह जाता है, लार्जर एम्प्टी स्पेस रह जाता है नियर द वॉल। तो ये जैसे लिक्विड आएगा और सीधा कुछ कैटलिस्ट से कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, उसका ढंग से कोई कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, तो फिर क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा डायरेक्ट। इससे क्या होगा, पुअर यूटिलाइजेशन हुआ अपना कैटलिस्ट का। तो इसे कहते हैं चैनलिंग की वजह से। अब नॉन आइडियलिटी आ गई, क्योंकि जितना इसका रेसिडेंस टाइम था, नॉर्मली हम मानते थे कि अगर मान लो PFR है पूरा है तो उसमें मानते थे कि इस सबका रेसिडेंस टाइम सेम है। लेकिन जो मॉलिक्यूल चैनलिंग के थ्रू बाहर निकल गए वो तो जल्दी निकल गए, तो ये नॉन आइडियलिटी आ गई। अब स्टैग्नेंट पॉकेट्स में क्या होता है, कुछ हमारे सर्टेन रीजन्स होते हैं, वहाँ क्या होता है, कुछ सर्टेन रीजन्स होते हैं, उधर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड उसका बहुत ज़्यादा होता है। अब जितना ज़्यादा उसका टाइम स्पेंड होगा, मतलब वो अंदर रुक के आएगा, आखिरी में जब सब बाहर निकलेंगे तो कुछ पार्टिकल्स उधर रह के फिर निकलेंगे। तब क्या हो सकता है, अब मान लो अपन का टाइम उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया है तो कन्वर्ज़न क्या होगा, कन्वर्ज़न भी बहुत ज़्यादा हो गया। जितना टाइम स्पेंड किया कन्वर्ज़न भी बहुत ज़्यादा हो गया। कन्वर्ज़न ज़्यादा हो गया तो मान लो कि हमारा ऐसे रिएक्शन है, A से B, B से अपन को B चाहिए, ये अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है D, और B से C, ये C के अनडिज़ायरेबल। हम चाहते हैं कि हमको B मिले, लेकिन अगर इसने रिएक्टर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है ओवर कन्वर्जन हो जाए, B C में कन्वर्ट हो जाए। तो अपनी सिलेक्टिविटी, रिड्यूस सिलेक्टिविटी, इससे क्या हो गई, सिलेक्टिविटी भी रिड्यूस हो गई, सिलेक्टिविटी टू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो इसकी सिलेक्टिविटी भी रिड्यूस हो गई, इसकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, सिलेक्टिविटी भी रिड्यूस हो गई टू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, कोई और मिल गया। और साथ में एक तो टाइम, जितने टाइम पे आना चाहिए था उसमें भी इसने एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया रिएक्टर में, ठीक है। तो ये नॉन आइडियलिटी आ जाती है चैनलिंग के चक्कर में, स्टैग्नेंट रीजन के चक्कर में। अब क्या है, अब मान लो कि हमारा प्लग फ्लो है, तो हमको प्लग फ्लो में पता है जो भी मिक्सिंग होती है, प्लग फ्लो, अगर मान लें प्लग फ्लो रिएक्टर है, प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या है, जो मिक्सिंग होती है वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में मिक्सिंग होती है, इस डायरेक्शन में कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अब मानो, अब क्या होता है, एक ट्रेसर का मेथड होता है, हमें रेसिडेंस टाइम पता करना है। अब हमें क्या करना है, रेसिडेंस टाइम को जानना है। अब क्या है, जैसे हम ऐसा मान लो कि एक एनालॉजी से मैं बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि हमने मानो जो भी एक पर्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल हमने जो एंटर करेंगे रिएक्टर में, उनके ऊपर मैंने एक वो लगा दिया है, टाइमर लगा दिया है।
और जब भी वो बाहर निकलेंगे और मैं उसके टाइम को ऑब्जर्व करूँगा। हर ऐसे मान लो, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि ईच फ्लूइड पार्टिकल पे मैंने एक टाइमर लगा दिया छोटा सा, और उसे एक्टिवेट कर दिया जब वो वेसल के अंदर एंटर करेगा, और वो टाइमर अपने आप स्टॉप हो जाएगा जब वो एग्जिट करेगा रिएक्टर से। ठीक है, तो ये मान लो छोटा सा मॉलिक्यूल है, इधर मैंने टाइमर लगा दिया। ये क्या है, अपने आप जैसे ही वो एंट्री करेगा रिएक्टर में, ये शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा वैसे ही स्टॉप हो जाएगा उस रिएक्टर से। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, हर पार्टिकल का रेसिडेंस टाइम का पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल इतना स्पेंड कर रहा है, ये पार्टिकल इतना कर रहा है, और जो पूरा ऑब्टेन होगा उसे हम कहेंगे रेसिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि हर पार्टिकल को, लेकिन हम ये माने कि अगर मैं ये कर दूं कि हर पार्टिकल्स पे एक टाइमर लगा दूं और पूरा मेज़र करूं कि ये इतने टाइम से ये पार्टिकल इतने टाइम तक निकले हैं, तो ये पूरा रेसिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जैसे मान ले एक होता है हमारा ट्रेसर मेथड। उसमें क्या होता है, अब ट्रेसर मेथड में क्या होता है, हम एक ट्रेसर को ऐड करते हैं। और ट्रेसर क्या होता है कि वो मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। जैसे हमें किसी भी रिएक्टर का अगर रेसिडेंस टाइम मेज़र करना है, जैसे मान लो ये अपना कोई रिएक्टर है, ये अपना रिएक्टर है, ये अपना कोई रिएक्टर है। रिएक्टर में अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रहा है अपना, अपन यहाँ से इसको एंटर करा रहे हैं, और V0 अपना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है, मतलब 2 लीटर पर मिनट या 2 लीटर पर सेकेंड ये इस रिएक्टर के अंदर जा रहा है, और उसका वॉल्यूम कितना है V। स्टेडी स्टेट पे V0 बाहर निकल रहा है, तो V0 एंटर कर रहा है, तो V0 बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये अपना T=0 पे है, और अब ये है T=τ, रेसिडेंस टाइम पे निकलेगा। अगर हम इसको आइडियल रिएक्टर बोलें, तो ऐसा मानो, मतलब प्लग फ्लो क्या होता है, एक साथ चलता है। अगर मानो मैंने T=0 पे अगर मैंने इंजेक्ट किया, तो T=τ पे एक साथ सब पार्टिकल निकलेंगे, क्योंकि इसका फ्लो जो होता है वो ऐसा होता है, देखो। तो सब एक साथ, जैसे यहाँ मैंने कोई भी ट्रेसर मतलब ऐसा होता है, मान लो तुमने डाई डाल दिया, डाई कलर होता है, और अपन का अंदर वाटर चल रहा है, तो डाई को अपन देख सकते हैं कि भाई इस टाइम पे अपन ने कर दिया, और जब रिएक्टर से बाहर निकला तो तब ऑब्जर्व कर लिया। अब ऐसा नहीं है, अब मान लो तुम एसिड डालो, यहाँ पे pH, एसिड डाल के इस जगह पे pH मेज़र करो और इस जगह पे pH मेज़र करो, कलर देख सकते हो, कंडक्टिविटी देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेसर को इनिशियल एंड पे डालते हैं, और फिर उसको एट द एंड ऑफ द रिएक्टर हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मान लो जैसे अपन ने इंजेक्ट किया T=0 पे, तो ये ऐसे सीधे चलते हैं, मतलब T=0 पे जैसे ही इंजेक्ट किया तो प्लग फ्लो है, सब ऐसे चलते जाएंगे, और जो भी मिक्सिंग लॉन्गिट्यूडनल तो होती नहीं है, सब वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, और वो ऐसे सीधे निकल जाएंगे। ये तब होता है जब अगर आइडियल होता। तो आइडियल में ग्राफ कैसा बनेगा, आइडियल में ग्राफ बनता है ऐसा। आइडियल में जैसे T=0 पे, ये कंसंट्रेशन में सिर्फ टाइम का ग्राफ बता रहा हूँ कि अगर T=0 पे तुमने इंजेक्ट किया तो क्या होगा, और T=τ पे है, तो T=0 पे इंजेक्ट किया और T=τ पे ये आया, मतलब T=0 पे तुमने ये आउटलेट कंसंट्रेशन, ये भी है। अब जैसे T=0, ये PFR में जैसे तुमने T=0 पे डाला तो सारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और T=τ पे रेसिडेंस टाइम। अब जब हम मान लें कि आइडियल है तो सब मॉलिक्यूल एक साथ चल रहे हैं, तो एक ही साथ T=τ पे कंसंट्रेशन
एक ही कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन पे अपन ने इनलेट किया था उसी कंसंट्रेशन पे एक साथ सब पार्टिकल बाहर आएंगे, और ये है आइडियल की पिक्चर। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये अपना आइडियल है। t=0 पे किया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, सब पैरेलल चले, और t=τ पे फिर एक साथ सब निकल गए। लेकिन ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। अब एक्चुअल पिक्चर में क्या होता है, एक्चुअल पिक्चर में पूरा ये बनता है। इसमें क्या है देखो, ये C वर्सेस T, मतलब क्या होता है कि ये अपना मान लो t=τ है, तो अगर आइडियल के हिसाब से तो t=τ पे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट सारे ही निकल जाने चाहिए थे पार्टिकल। लेकिन होता क्या है, चैनलिंग हो गई। तो देखो शुरू में चैनलिंग हो गई, तो ये कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ये कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल जल्दी निकल गए, कम टाइम पे निकल गए। और कुछ ऐसा हो सकता है स्टैग्नेंट जोन क्रिएट हो गए, जिसमें अंदर थोड़े पार्टिकल रुक गए, उस चक्कर में उनको ज़्यादा टाइम लग गया निकलने में। तो ये वो वाले पार्टिकल हो गए जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया रिएक्टर में। और ये अपना रेसिडेंस टाइम है थियोरेटिकली जो अपन आइडियल के लिए निकालते हैं। तो और कुछ ज़्यादातर पार्टिकल इस पर निकले, ठीक है। तो आइडियल का ये नॉन आइडियलिटी है कि पूरा एक्सपेंड बन गया, पूरा कर्व बन गया पूरा ये, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस T का।